उन संस्थानों की इन दिनों क्या भूमिका रही है, क्या योगदान रहा है। सौभाग्य से दो संस्थानों का नेतृत्व कहिए या पदभार कहिए या प्रभार कहिए, वो स्वीकारने का और निर्वहन करने का एक अच्छा सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है कि जो दोनों संस्थान विगत 1960 से लेकर अद्यतन तक निरंतर रूप से भाषा शिक्षण में कार्य कर रहे हैं और इनका कार्य न केवल गांव के स्तर पर, न केवल जिले के स्तर पर, न केवल राज्य के स्तर पर, न केवल देश के स्तर पर, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित हुआ है और उसको लेकर एक अलग सी पहचान दोनों संस्थानों ने अब तक हिंदी के शिक्षण में, भाषा शिक्षण में, भाषा विज्ञान में, तुलनात्मक अनुसंधान में, अनुवाद विज्ञान में अपनी एक निर्माण की है। भाषा शिक्षण आज मित्रों समय की आवश्यकता है। हम जिस भारत देश में रहते हैं वो भारत देश भाषा की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध और संपन्न ऐसा देश माना जाता है। जब हम विश्व की तुलना में भारत का विचार करते हैं तो विश्व की धरातल पर एक भी ऐसा देश नहीं है कि जितनी भाषिक विविधता भारत देश में उपलब्ध है उतनी आपको विश्व के धरातल पर किसी भी देश में भाषिक वैविध्य देखने को नहीं मिलेगा। और इसीलिए यहाँ की महत्ता को, यहाँ की भाषा की विविधता को, यहाँ की भाषा की समृद्धता को, यहाँ की भाषा की संपन्नता को व्यक्त करते हुए किसी कवि ने एक बार ऐसा लिखा था कि ऐसा भारत देश है कि जहां 4 कोस पर पानी बदलता है और 8 कोस पर वाणी बदलती है। यहाँ 4 कोस पैदल चले तो पानी का स्वाद बदल जाता है और यदि 8 कोस हम पैदल चले तो यहाँ वाणी का स्वाद बदल जाता है। 16,000 से अधिक भाषाओं और बोलियों को ये भारत देश विगत कई शताब्दियों से उसका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरण करते आया है। उनमें से कई भाषाएं और बोलियां ऐसी है कि जो मौखिक परंपरा में ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होते रही है। कुल मिलाकर हमारे पूरे व्यक्तित्व के निर्माण में हम भाषा के महत्व को जरा सा भी अनदेखी नहीं कर सकते हैं। स्वतंत्रता के 75 वर्षों के बाद जब नई शिक्षा नीति का प्रारंभ हो रहा है तो उसमें विगत 50 साल से जो प्रादेशिक भाषाओं की ओर अनदेखी हमारी हो गई है, बोली भाषाओं की ओर जो दुर्लक्ष्य हमारा हो गया है, उसी को केंद्र में रखकर नई शिक्षा नीति आपके स्वागत में जो है वो खड़ी हो रही है। और आपने देखा होगा कि भाषा शिक्षण को लेकर, भाषा के महत्व को लेकर और मातृभाषा में शिक्षण को लेकर ऐसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस नई शिक्षा नीति के माध्यम से हमारे सामने आने वाले हैं। मैं बचपन से एक चीज को लेकर बार बार सोचता रहा सर कि पहले हमें ऐसा कक्षा में बताया गया था कि किसी एक अंग्रेजी या किसी पाश्चात्य विद्वान ने मनुष्य प्राणी को अन्य प्राणियों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ प्राणी सिद्ध करार दिया है। तो उसका आधार क्या रहा होगा? इस बात को लेकर सदैव हम चिंतन मनन करते रहे हैं, सदैव इस बात का अंदाज लगाते रहे हैं कि वो कौन सा मुख्य आधार रहा होगा कि जिन आधारों के या जिन मानदंडों के तहत हम मनुष्य को अन्य प्राणियों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ प्राणी सिद्ध करार देते हैं। और आज इस स्थिति पर पहुंचा हूं, अंतिम वो निष्कर्ष शायद न रहा होगा, लेकिन उसमें से एक आधार को जो है बिल्कुल दावे के साथ कहा जा सकता है, वो मनुष्य के पास उपलब्ध भाषा का है। क्योंकि जितनी समृद्ध और संपन्न भाषा मनुष्य प्राणी के पास उपलब्ध है, उतनी संपन्न और समृद्ध भाषा हर एक प्राणी के पास अपनी अपनी भाषा भले ही हो, उनमें उनका संवाद चलता भले ही रहा हो, उनमें वो अपनी भाव भावनाओं को अभिव्यक्त करते रहे हो, लेकिन बावजूद उसके
संस्कार जितना समृद्ध भाषा का माध्यम है कि जिसके बलबूते पर वो अपनी भाव भावनाओं को, अपनी संवेदनशीलता को, अपने ज्ञान को, अपने अमूर्त विचारों को मूर्त देने में काफी हद तक सफल हुआ है। और इसीलिए इसकी शिक्षा की, इसके शिक्षण की आज आवश्यकता है, क्योंकि पिछले 25-30 सालों से हम देख रहे हैं कि हम केजी से लेकर पीजी तक अंग्रेजी का बोलबाला करते रहे हैं। अंग्रेजी को विरोध करना हमारा कोई मकसद नहीं रहा है। देश जब आजाद हुआ तो बड़े सोच समझकर लोगों ने त्रिभाषा का सूत्र स्वीकार किया, और उस त्रिभाषा के सूत्र के मूल में भारत की जो प्रादेशिक विभाजन था वो भी उसके मूल में रहा होगा। और उसी के बदौलत आज हम देख रहे हैं कि आज संपूर्ण विश्व में मनुष्य को या मानव संसाधनों को निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश अगर कौन माना जाता है तो वो भारत माना जाता है। अंग्रेजों के साथ हम यहां से अंग्रेजी को भी खदेड़ देते तो शायद आज उन तमाम मनुष्य संसाधन या मानवीय संसाधन जो बाहर गए हैं उनको हम यहां रोजगार नहीं दे पाते। आज आपने देखा होगा कि माननीय पंतप्रधान महोदय जहां ही कहीं भी किसी भी देश में जाते हैं वहां एक सैलाब सा उनके इर्द गिर्द जो है वो उमड़ पड़ता है, और जब वो हिंदी में भाषण देते हैं तो वहां एक ही नारा बार बार गूंजता रहा है। वो इस बात का परिचायक है कि यहाँ भाषा के रूप में हिंदी का कितना महत्वपूर्ण स्थान रहा है। हमने देखा कि इस देश को आजादी दिलाने में हर एक का योगदान है, पर इतिहास में जितना योगदान बापू के योगदान की चर्चा हुई, इतिहास में जितने लोकमान्य तिलक, सावरकर और चंद्रशेखर आजाद के योगदान की चर्चा हुई, जितनी चर्चाएं सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु के योगदान की हुई, उतनी चर्चा इतिहास में भाषा के योगदान की कभी नहीं हुई। हालांकि उस समय में अगर आप देखेंगे तो स्वतंत्रता के आंदोलन को सामान्य व्यक्ति तक पहुंचाने में भाषा की और मूलतः हिंदी भाषा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि गांधी जी को पता था कि जब तक ये स्वतंत्रता आंदोलन की बेला सामान्य व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगी तब तक हम देश को आजाद नहीं कर पाएंगे। सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भी जब तक नहीं लगेगा कि ये देश आजाद होना चाहिए तब तक हम इस यज्ञ में सफल नहीं होंगे। और उस देश के स्वतंत्रता की आग को सामान्य व्यक्ति तक पहुंचाने में मेरे हिंदी कवियों का, हिंदी साहित्यकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपने देखा होगा उस समय में जो कुछ भी लिखा जाता था, आज 75 वर्षों के बाद भी जब हम उस पर स्मरण करते हैं, उसका स्मरण करते हैं, तो हमें एक नई राह, हमें एक नई ऊर्जा और हमें एक नया देश प्रेम और देश प्रेम की ज्वाला प्रज्वलित करने की क्षमता आज भी उन तमाम कविताओं में है कि जो उस समय में देश के सारे स्वतंत्रता सैनिकों का नारा बन गई थी या उसी पर वो चल पड़े थे। हमने देखा कि उस समय में एक और मैथिली शरण गुप्त ने लिखा था कि विचार ले व्रत से हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यू मरो की याद जो करे सभी, हुई न यू मृत्यु तो व्रथा मरे व्रथा जिए, मरा वही जो जिया स्वयं के लिए। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। मतलब एक संदेश मैथिली शरण गुप्त ने उस समय में दिया, और आपका जीना तभी सार्थक होगा कि जब आप देश के लिए जिएंगे, ये सिद्ध किया। और कई लोगों ने अपने शिक्षा दीक्षा को, अपने पारिवारिक जीवन को त्याग करके हमारे सम्मुख जो है वो आए और इस देश को आजादी दिलाने में तमाम लोगों ने एक साथ लड़ाई लड़ी है। उस समय में जो लिखा जाता था उसका मूल क्या था, उसका उद्देश्य क्या था, उसकी मंजिल क्या थी, तो उनका सपना एक ही था कि भव में नव वैभव हम व्याप्त कराने आए, नर को ईश्वरता हम प्राप्त कराने आए, संदेश यहाँ हम नहीं स्वर्ग का लाए, इस भूतल को ही हम स्वर्ग बनाने आए। ये संदेश लेकर वो जी रहे थे। वही दूसरी ओर हमने माखनलाल चतुर्वेदी का उदाहरण देखा कि पुष्प की चाह जैसी कविता उन्होंने लिखी और वो एक स्लोगन बन गई कि चाह नहीं है सुरबाला के गहनों में मैं गुथा जाऊं, चाह नहीं है प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं है हे हरि
सम्राटों के शवों पर डाला जाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीत चढ़ाने, जिस पथ पर से जावे वीराने। ये इतिहास मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि ये इतिहास इस बात का साक्षी है कि स्वतंत्रता के बाद इस देश को जो सम्मान भाषा को लेकर मिलना चाहिए था, वो सम्मान आज तक हम उसको दे नहीं पाए। एक राष्ट्रभाषा का सम्मान की बात बार बार निकली और इसीलिए भाषा शिक्षण की आवश्यकता हमें आज बार बार महसूस हो रही है। भाषा को हमने अस्मिता का सहारा बनाया। स्वतंत्रता काल से लेकर आज तक का इतिहास अगर आप देखेंगे तो हमने एक नहीं अनेकों चीज राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में, राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किए। प्राणी से लेकर, पुष्प से लेकर, पक्षी से लेकर एक ऐसी कोई चीज, दिवस हमने ऐसा नहीं शेष रखा कि जिनको हमने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में घोषित किया। वंदे मातरम को लेकर और जनगण मन को लेकर थोड़ा बहुत विवाद हुआ, लेकिन हमने वो भी सुलझा लिया। तिरंगे को लेकर किसी के मन में कोई आशंका नहीं थी। एक रूप से, एक मत से राष्ट्रध्वज के रूप में हमने उसको स्वीकार किया। लेकिन जब राष्ट्रभाषा की बात आई तो बहुत ही उग्र रूप धारण करके हमने सामाजिक वातावरण को कलुषित करने का पाप किया और उसको अस्मिता का मुद्दा बनाकर हमने एक अलग रूप उसको दे दिया और आगे न जाने कितने दशकों तक वो राजनीतिक मामला बन गया। मित्रों, आज उससे परे जाकर हमें भाषा शिक्षण की आवश्यकता है। और आपने देखा होगा कि शुरू में स्वतंत्रता के तुरंत बाद मैं जिस संस्थान में काम करता हूं, जिसका नाम है केंद्रीय हिंदी संस्थान, उस संस्थान की स्थापना जो है, हम सब लोगों को आश्चर्य होगा कि मूलतः 1960 में इसकी जो स्थापना हुई थी, उसके संस्थापक अध्यक्ष के रूप में इनके संस्थापक अध्यक्ष के रूप में कोई हिंदी भाषी विद्वान नहीं रहा, बल्कि इसके संस्थापक अध्यक्ष के रूप में मोटूरी सत्यनारायण थे, जो उस समय में आंध्र के सांसद थे। और ऐसे पद्म भूषण श्री मोटूरी सत्यनारायण जी ने इस संस्थान की स्थापना की, जो संस्थान 1960 से लेकर आज तक भाषा शिक्षण में अपना योगदान देता रहा है। उसमें आपने देखा होगा कि आज वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत यह संस्थान काम करता है। माननीय शिक्षा मंत्री उसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। एक केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल है जिसके नियंत्रण में यह संस्थान काम करता है। उसके एक उपाध्यक्ष होते हैं और निदेशक जो होता है उसका एक सचिव होता है। जो संस्थान इन दिनों भाषा शिक्षण को लेकर काम करता है, उसमें मुख्यतः शिक्षक प्रशिक्षण ये कार्यक्रम चलता है। शिक्षक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम हम लोग चलाते हैं। अन्य विदेशी भाषा के रूप में गहन हिंदी शिक्षण दिया जाता है। तुलनात्मक भाषा अनुसंधान और शिक्षण सामग्री निर्माण ये एक महत्वपूर्ण कार्य संस्थान के द्वारा किया जाता है। और भाषा संवर्धन और भाषा को प्रोत्साहन देना ये संस्थान के मुख्य उद्देश्य उस समय से लेकर माने गए हैं। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपने देखा होगा कि 1960-70 से लगभग संस्थान में हिंदी शिक्षण प्रवीण, हिंदी शिक्षण पारंगत, हिंदी शिक्षण निष्णात और त्रिवर्षीय हिंदी शिक्षण डिप्लोमा, ऐसे 3-4 स्तर पर हम चलाते हैं। और संस्थान एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है या संस्थान है कि जो संपूर्ण देश में हिंदी में बीएड, डीएड और एमएड की शिक्षा देता है। और ये जो डीएड, बीएड है, आज हिंदीतर प्रदेशों में अनेकों शिक्षक आपको ऐसे मिलेंगे कि जो यहां से प्रशिक्षित होकर गए हैं। मैं हाल ही में जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र जी प्रधान से मिलने गया, तब उन्होंने अपना एक संस्मरण सर बताया कि संस्थान को तो मैं बचपन से जानता हूं, क्योंकि वो उन्होंने एक संस्मरण हमें ऐसा बताया कि हम लोग जब पाठशाला में थे तब हमारे गुरुजी ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में आगरा आते थे प्रशिक्षण लेने के लिए।
और वहां से आने के बाद वो पंछी पेड़ा लेकर आते थे, आगरा का पेठा। तब से लेकर हमें पता था कि केंद्रीय हिंदी संस्थान नाम का कोई संस्थान है जो हिंदीतर प्रदेशों के लोगों को हिंदी का प्रशिक्षण देता है। आज पूर्वोत्तर भारत में, आज दक्षिण भारत में, आप पश्चिम भारत में ऐसे अनेकों शिक्षक, विद्यार्थी का निर्माण का काम जो है वो हिंदी संस्थान करता है। और इसके माध्यम से हम नियमित विद्यार्थियों को तो शिक्षण प्रशिक्षण देते ही है, लेकिन जहां कहीं जिस किसी राज्य ने अनट्रेड शिक्षक नियुक्त किए हैं, उन अप्रशिक्षित शिक्षकों का प्रशिक्षण करने का काम भी संस्थान के द्वारा प्राय किया जाता है। हाल ही में मेघालय गवर्नमेंट ने 2500 उनके जो अनट्रेड अप्रशिक्षित शिक्षक है उन्हें हिंदी में प्रशिक्षित करने का दायित्व जो है वो संस्थान को सौंपा। अभी असम गवर्नमेंट ने उनके यहाँ के जो 2700 अप्रशिक्षित शिक्षक हैं उन्हें प्रशिक्षित करने का दायित्व जो है वो हमें सौंपा। तो इस तरह से हिंदी शिक्षण में संस्थान जो है वो कई सालों से ये 3 पाठ्यक्रम 4 पाठ्यक्रम कोर्स जो है वो चलाता है। हमारा अध्यापक शिक्षा विभाग के माध्यम से इसको हम चलाते हैं। शिक्षक पुनश्चर्या कार्यक्रम, जो कि हिंदीतर राज्यों में जो भी शिक्षक हैं कि जो हिंदी का अध्यापन कार्य करते हैं, उन्हें प्रशिक्षित करना, समय समय की आवश्यकता के अनुरूप उनको ज्ञान देना या समय के साथ साथ उनके ज्ञान में वृद्धि करना, ये संस्थान का मुख्य उद्देश्य रहा है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि लगभग 1960-70 से हमारे जो संपूर्ण भारतवर्ष में 8 रीजनल सेंटर है, उन सारे रीजनल सेंटर में एक साल में कम से कम हम 15 से 20 नवीकरण प्रशिक्षण शिविर चलाते हैं कि जिसमें हिंदी शिक्षक जो है वो सहभागी होते हैं। उन्हें बोलने से लेकर, लिखने से लेकर, हिंदी के सामान्य ज्ञान से लेकर या तकनीकी को उसको जोड़कर, रोजगाराभिमुख हिंदी को जोड़कर, इस तरह से लगभग 3 सप्ताह का प्रशिक्षण उनको दिया जाता है। और आगे आप देखेंगे कि अब तक संस्थान ने 1960 से लेकर लगभग 15 लाख से अधिक शिक्षक जो है वो इस तरह से प्रशिक्षित किए हैं, उनको अद्यवत किया है। इसमें संबद्ध महाविद्यालयों के सेवा पूर्व विद्यार्थियों के लिए लघु अवधि के संवर्धनात्मक पाठ्यक्रम भी हम लोग चलाते रहे हैं। इसमें दूसरा हमने देखा कि शिक्षण परक कार्यक्रम कि जो जैसे हिंदीतर प्रदेशों में हिंदी का प्रचार प्रसार करना या हिंदी का शिक्षण देना, ये संस्थान का दायित्व रहा है, उसी तरह से विदेशी विद्यार्थियों को भी हिंदी में प्रशिक्षित करना ये संस्थान का महत्वपूर्ण कार्य रहा है। और एकमात्र संस्थान ऐसा है कि जो प्रतिवर्ष 100 विदेशी विद्यार्थियों को भारतीय दूतावास के माध्यम से प्रवेश देता है। लगभग 60-65 से अधिक देशों के विद्यार्थी प्रतिवर्ष वहां एडमिशन लेते हैं और ये 4 प्रकार के पाठ्यक्रम हम उनको चलाते हैं, जिसको हिंदी दक्षता प्रमाण पत्र, हिंदी भाषा दक्षता डिप्लोमा, हिंदी भाषा दक्षता उच्च डिप्लोमा और स्नातकोत्तर हिंदी डिप्लोमा, ऐसे हम विभाजित करते हैं। और आपको बता दूं कि अब तक लगभग 10,500 से अधिक विदेशी छात्रों को संस्थान ने हिंदी का शिक्षण दिया है। आज मोदी जी जहां जहां भी जाते हैं उनको एक हाथ क्यों न हो, लेकिन ऐसा छात्र विद्यार्थी मिलता है कि जो ये कहता है कि अभी जब जापान में गए थे तो एक लड़की को उन्होंने पूछा कि इतनी अच्छी हिंदी आपने कहां से सीखी, तो उन्होंने कहा कि मैं केंद्रीय हिंदी संस्थान की विद्यार्थी रही हूं। अभी रशिया का मॉस्को का डेलीगेशन हमारे यहाँ 12 जुलाई को आया था, तो उन्होंने भी कहा कि हमारे विश्वविद्यालय की जो हिंदी विभाग की विभागाध्यक्षा है वो यहाँ की विद्यार्थी है। तो आज मित्रों, देश भर में हिंदी शिक्षण को लेकर जो पताका संस्थान के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर फहराई जा रही है, उसमें संस्थान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे 8 रीजनल सेंटर हमारे यहाँ हैं, वैसे ही विदेशों में श्रीलंका में हमारे 2 सेंटर हैं, एक श्रीलंका कोलंबो में है और एक कैंडी में है। वैसे ही अभी रशिया में हमारा सेंटर हो रहा है और वैसे ही मॉरिशस में हमारा सेंटर हो रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का प्रशिक्षण देना, हिंदी का शिक्षण देना, ये प्रमुख संस्थानों में से एक संस्थान केंद्रीय हिंदी संस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
इसके अलावा हम लोग जनसंचार और पत्रकारिता डिप्लोमा चलाते हैं, अनुवाद, सिद्धांत और व्यवहार डिप्लोमा चलाते हैं, और अप्लाइड लिंग्विस्टिक, जिसको आप आधुनिक भाषा में कहते हैं अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान का डिप्लोमा भी हम लोग चलाते हैं, जिसके माध्यम से भी हजारों छात्रों को हमने अब तक प्रशिक्षित किया है। अनुसंधान परक शिक्षण कार्यक्रमों में हमने देखा कि हिंदी के साथ जनजातीय और अन्य हिंदीतर भारतीय भाषाओं का तुलनात्मक भाषा वैज्ञानिक अध्ययन भी हम लोग करते रहे हैं। कोश, पाठ्य पुस्तक, शिक्षार्थी व्याकरण, अभ्यास पुस्तिका आदि पाठ्यक्रम सामग्री निर्माण करना भी संस्थान का महत्वपूर्ण काम है, जो मुझे लगता है हिंदी शिक्षण के कार्य के अंतर्गत ही आता है। हमने अब तक लगभग 48 भाषाओं के कोश बनाए हैं, और उनमें से कई ऐसी भाषाएं हैं मित्रों कि जिनके बोलने वालों की संख्या अब मात्र 1500-2000 तक सीमित रह गई है। उनको बचाए रखना, उनको जिलाए रखना, उनको आगे पीढ़ी के और हस्तांतरित करना, ये आज युग की आवश्यकता है, क्योंकि भाषा का नष्ट होना मित्रों मनुष्य के नष्ट होने जैसा नहीं है। भाषा जब नष्ट हो जाती है तो भाषा के साथ साथ पूरी संस्कृति, पूरी परंपराएं, पूरे लोक परंपराएं जो है वो नष्ट हो जाती है। और इसलिए आने वाले दिनों में हम देख रहे थे कि भोजपुरी में जब आप साक्षात्कार दे रहे थे, लेकिन भोजपुरी में बोलना आप उतना सहज नहीं पा रहे थे जितना कि आप हिंदी में सहज पा रहे थे। मित्रों, हम हमारी भाषा नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? हम हमारी भाषा में अनुसंधान नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कोई अमेरिका का लड़का आकर तो भोजपुरी नहीं सीखेगा या सिखाएगा। आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, आप किसी भी हुद्दे पर जाइए, आप किसी भी विद्या शाखा में आप प्रशिक्षण लीजिएगा, विद्या हस्तगत कीजिएगा, लेकिन अपनी बोली भाषा को जब तक आप ढिलाई नहीं रखेंगे तब तक वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक नहीं जाएगी। और जब हम मातृभाषा में शिक्षण की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये सारे जो शब्द, ये सारी जो पाठ्य सामग्री है, ये संस्थान कई दिनों से करता आया है। हमने आसाम में पाठ्य पुस्तकें बनाई, हमने मेघालय में पाठ्य पुस्तकें बनाई, बायलिंगुअल बनाई, राभा, गारो, जयंतिया जैसे वहाँ के पाठ्य पुस्तकों हैं, उस पर हमने कोश बनाए। तो ये लगभग बहुत विस्तीर्ण ऐसा कार्य कोश निर्माण का, पाठ्य पुस्तकों का और व्याकरण का संस्थान करता रहा है। इसके अलावा ऑनलाइन ऑफलाइन रूप में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, सम्मेलन, कार्यशाला और विशेष व्याख्यानों का आयोजन ये भी रहा है। लेकिन इस पर आज भाषा शिक्षण हमारा मुख्य विषय होने के कारण संस्थान संगोष्ठियों को अनुदान देता है, संस्थान पुरस्कार देता है, संस्थान कई प्रकार की गतिविधियां चलाता है। ये अगर आप संस्थान की वेबसाइट पर जाएंगे तो इसमें आपको देखने को मिलेगा। ये 8 केंद्र हमारे लगभग दिल्ली 1970 से है, हैदराबाद, गुवाहाटी, शिलोंग, मैसूर, दीमापुर, भुवनेश्वर और अहमदाबाद, ऐसे 8 केंद्र जो है वो संस्थान के रहे हैं। प्रस्तावित 2 केंद्र है जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में, और इसके अलावा श्रीलंका, कोलंबो और कैंडी में हम लोग हैं, और भी मास्को में ये पाठ्यक्रम चलाने वाले हैं। तो ये इस तरह से क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा भी अलग अलग एक्टिविटी चलाई जाती है। इसका एक लेखा जोखा मैंने आपके सम्मुख रखा है। ये जहां जहां भी केंद्र है वहां राज्य सरकार के द्वारा 4-4, 5-5 एकड़ भूमि मिली है, और पीडब्ल्यूडी के माध्यम से, लोक निर्माण विभाग के माध्यम से हमने हर जगह भवन भी बनाए हैं, जहां आज कई सैकड़ों विद्यार्थी जो है वह हिंदी का शिक्षण और प्रशिक्षण लेते रहे हैं। ये एक संख्या है कि हिंदी शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हो, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम हो या अंतर्राष्ट्रीय हिंदी शिक्षण हो, इस तरह से ये हमने दिया है। इसके अलावा कुछ अनुसंधान परक सामग्री का भी निर्माण किया है हमने। ये उसके चित्र आपके सामने रखे हुए हैं। संस्थान हिंदी के शिक्षण प्रशिक्षण के लिए लगभग 8 पत्रिकाएं चलाता है, उसमें से अधिकतर यूजीसी केयर लिस्टेड है। मैं आप सभी शोधार्थी और अध्यापकों से अनुरोध करूंगा कि आप इसमें जरूर लिखिएगा। गवेषणा, संवाद पद, प्रवासी जगत, समन्वय पश्चिम, समन्वय दक्षिण, समन्वय पूर्वोत्तर, शैक्षिक उन्मेष और भावक, ऐसी कई सारी पत्रिकाएं जो है वो संस्थान के द्वारा चलाई जाती है।
जिन कोशों की मैंने आपको बात की, आपने देखा कि हिंदी कॉकबरक, हिंदी मिझो, हिंदी निशी, हिंदी खासी, हिंदी गारो, हिंदी मणिपुरी, ये हिंदी सौराष्ट्री, सुरती, पटनी, चरोतरी, ऐसे न जाने कितने, मतलब कोंकणी है, तेलुगु है, मलयालम है, सेमा है, गालो है, पंजाबी है, ऐसे कई सारे भाषाओं के कोश हमने अब तक बनाए हैं कि जो आपके लिए, जब हम मातृभाषा में शिक्षण की बात कर रहे हैं और पाठ्य पुस्तक निर्माण की बात कर रहे हैं, हाल ही में जो आदेश जारी हुआ है सीबीएसई इसके द्वारा कि अब उन्होंने आदेश दिया है कि अगले वर्ष तक जो है सारी पाठ्य पुस्तकें मातृभाषा में बनेगी। तो मातृभाषा में पुस्तक बनने के बाद ये कोश उनके लिए बहुत सहायक सिद्ध होने वाले हैं, क्योंकि उसमें से हिंदी मराठी अध्येता कोश में मैंने स्वयं काम किया है। किसी भी हिंदी मराठी लेखक को या हिंदी लेखक को कोई भी अनुवाद करने के लिए वो कोश अत्यंत सहायक माना जाता है। इसके अलावा हमने लोक साहित्य कोश भी हमने निर्माण किए हैं और अभी आगे चलकर उसकी भी एक लंबी परंपरा जो है वो विकसित हुई है। वो भी लगभग 49 कोश हम लोग बनाने की योजना है, उसमें से 4-5 कोश तो प्रकाशित भी हुए हैं। और लोक साहित्य कोश के पीछे हमारी धारणा यह है कि मित्रों, आने वाले दिनों में लोक साहित्य का महत्व जो है वो बहुत बढ़ने वाला है। आप कल्पना कीजिएगा कि जिन लोगों को हमने अब तक धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर या भूप्रदेश के नाम पर हाशिए पर रखा था, 21वीं सदी के दूसरे दशक में वही लोग सबकी चिंता और चिंतन के विषय बन गए हैं। उन्हीं में से लोक साहित्य भी है। हम लोक साहित्य के नाम पर अब तक केवल सैद्धांतिक ही पढ़ाते रहे हैं। हमारे साहित्यकारों ने, आलोचकों ने फिल्मों को कभी पाठ्यक्रम में स्थान नहीं दिया, लेकिन आज वही फिल्में जो है वो विश्व भर में हिंदी का प्रचार और प्रसार करने में अपनी अहम भूमिका निभा रही है। आज अगर भारतीय संस्कृति की मूल रूप अगर कहाँ आपको संरक्षित और सुरक्षित नजर आएगा तो मित्रों वो लोक साहित्य है। और इसीलिए मैं जब हिंदी अध्ययन मंडल का अध्यक्ष था तब हमने बीए तृतीय वर्ष में खानदेश के लोक साहित्य को लगाया। लगाते समय कई लोगों ने विरोध किया कि हमारे लोग ये पढ़कर क्या करेंगे, लेकिन हमने कहा कि एक बार प्रयोग तो करने दीजिएगा। और अंतर विद्या शाखी के लिए जेनरिक के अंतर्गत हमने उसको रखा सर। और आपको बता दूं कि इतनी बड़ी संख्या में लोग, छात्रों ने उस पर एडमिशन लिया कि उसमें लोक कथाएं, लोकगीत, लोक परंपराएं, लोक नृत्य, क्योंकि नई पीढ़ी को ये सारा उनके पास लेकर जाना आज बहुत आवश्यक है, अन्यथा ये भाषाएं लुप्त हो जाएंगी। गणेश देवी जैसे भाषाविद को लगता है कि हर महीना 2 महीने में हमारी एक भाषा, एक बोली जो है वो अंत के कगार पर है या अंतिम विनष्ट होने के कगार पर है। उन्हें अगर हमें संरक्षित और सुरक्षित करना है तो हमें इसका संवर्धन करने के दायित्व भी हम पर है। और इसीलिए मित्रों, संस्थान ने भी कई अभी लोक साहित्य शोध परियोजना हमने शुरू की और उसके अंतर्गत हमने कहा कि पहले चरण में लोक साहित्य का सर्वेक्षण करें, दूसरे चरण में उसका अनुवाद करें और तीसरे चरण में उसको डिजिटलाइज करना है। शासन उसके लिए करोड़ों रुपए का बजट का प्रावधान शासन ने किया है, बस हमें और आपको उसमें केवल हाथ बटाने हैं। तो ये एक ये है। उसके अलावा अनुसंधान परक सामग्री का भी मैंने जिक्र किया। एक विश्वकोश परियोजना भी संस्थान चलाता है। ये आज का इतना महत्वपूर्ण विषय नहीं है, लेकिन 16 खंडों में ये बहुत बड़ा काम, एक बहुत बड़ी परियोजना संस्थान के द्वारा चलाई जा रही है। एक भाषा संवर्धन एवं प्रसार का काम हम नित्य रूप से करते आए हैं।